प्रोनाउन चैप्टर का आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है ये। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है। हु से रिलेटेड, होम से रिलेटेड, हुज से रिलेटेड, विच है, दैट है, व्हाट है, बहुत सारे वर्ड्स हैं इसके अंदर जो कि बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करते हैं और एग्जामिनेशन में भर भर के क्वेश्चन आते हैं। और बोलचाल की भाषा में भी ये प्रोनाउन बच्चों को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो चलिए इसकी बारीकियां समझने की कोशिश करते हैं, इसके धागे धीरे धीरे खोलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रिलेटिव प्रोनाउन में एक वर्ड लिखा हुआ है रिलेटिव, या कुछ लोग इसे रिलेटिव भी कहते हैं। यस और नो? तो रिलेटिव या रिलेटिव का क्या मतलब होता है? रिश्तेदार। तो मतलब यहाँ पे ये वर्ड जो है रिलेट करने का कुछ काम करेगा। रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं कुछ रिलेट करने का काम करते हैं। कौन कौन से होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस? चलो, रिलेटिव प्रोनाउंस ये वाले वर्ड्स होते हैं, हु, विच, व्हाट और दैट। ये चार वर्ड्स जो हैं आपके सामने, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। सारी बातें छोड़ दीजिए, मुझे एक चीज़ बताइए, क्या कि अगर मैं दैट को छोड़ दूं और अगर मैं हु, विच और वट की बात करूं, अगर मैं दैट को छोड़ दूं, हु, विच और वट की बात करूं, तो आपको लग रहा है ये तीनों के तीनों वर्ड्स क्वेश्चन पूछने का भी काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं। हु का मतलब होता है कौन, विच का मतलब कौन सा और वट का मतलब क्या, तो क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं। ये हु, विच और वट जो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, वो आगे चल के भी हम देखेंगे। बट अभी यहाँ पे हम रिलेटिव प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं। तो ये जो चारों वर्ड्स हैं, जब ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं तो इनका जो मतलब होता है हिंदी में, वो या तो होता है जो, या फिर होता है जिसे, या फिर होता है जिसको, या फिर होता है जिनको, या फिर होता है जिनका। इनमें से कुछ भी मीनिंग हो सकता है इन वर्ड्स का। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हु का मतलब जो, विच का मतलब जिसे, वट का, ना ना ना, मैं ये नहीं कह रहा। मतलब रिलेटिव प्रोनाउन जो है इनमें से किसी का भी मीनिंग ले सकते हैं। क्लियर? पॉइंट नंबर 1। जब ये रिलेटिव हो, तो जब ये क्वेश्चन पूछ रहे हो इंटेरोगेटिव हो, तो आपको पता है ये कौन कौन सा और क्या, वो तो आप जानते ही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक पॉइंट समझेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे एक सेंटेंस है, आई मेट राधिका एंड शी हैड बीन द टॉपर ऑफ द क्लास, और आई मेट राधिका हु हैड बीन द टॉपर ऑफ द क्लास। आराम से समझेंगे। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे जो शी है वो किसके लिए आया हुआ है, तो आपने कहा सर वो एक प्रोनाउन है जो कि राधिका को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, और राधिका दीदी जो है वो एक नाउन है, और नाउन को ही प्रोनाउन जो है वो रिप्लेस करता है। वेरी गुड। मैं राधिका से मिला जो कि टॉपर रही है क्लास की। एंड जो है वो कंजंक्शन है भाई, जोड़ रहा है किसको? इस वाले क्लोज को जोड़ रहा है, और शी से लेकर क्लास तक अगले क्लोज को जोड़ रहा है। अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश की आप सेंस रखते हैं तो आपको पता होगा ये दोनों सेंटेंसेस सेम है, एक ही बात कर रहे हैं कि मैं राधिका से मिला जो कि टॉपर थी क्लास की, और मैं राधिका से मिला जो कि टॉपर थी क्लास की। ये दोनों सेंटेंसेस का सेम मीनिंग है। अगर दोनों सेंटेंसेस का सेम मीनिंग है तो ध्यान से देखेंगे, सारे के सारे वर्ड्स नीचे सेम टू सेम लिखे हुए हैं, सिर्फ एंड और शी को छोड़ के एक वर्ड लिखा हुआ है बेटा, हु। सारे वर्ड सेम है। देखो, आई मेट राधिका, आई मेट राधिका, हैड बीन, टॉपर टॉपर, क्लास क्लास। सिर्फ एंड और शी की बजाय एक वर्ड लिखा हुआ है, हु। अगर दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है और अगर एंड और शी की जगह एक ही वर्ड लिखा हुआ है, हु, तो कहने का मतलब इन दोनों वर्ड का फंक्शन ये इकलौता वर्ड कर रहा होगा। मतलब ये प्रोनाउन का भी काम कर रहा होगा और ये कंजंक्शन का भी काम कर रहा होगा। अब हु क्या होता है, तो अभी हम सीख के आए पीछे कि हु या तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है या रिलेटिव प्रोनाउन होता है। अच्छा, हम पहचानते कैसे हैं कि कब इंटेरोगेटिव है कब रिलेटिव है? आप एंड से पहचाना करें। एंड में अगर क्वेश्चन मार्क है तो इंटेरोगेशन है, और अगर फुल स्टॉप है तो आप समझ जाइएगा वहां पे रिलेटिव है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, फुल स्टॉप लगा पड़ा है, तो हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हु जो है वो रिलेटिव या रिलेटिव प्रोनाउन है। अब रिलेटिव या रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? ये एक ऐसा वर्ड होता है जो अपने पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है। जो काम कौन कर रहा है? ऊपर शी कर रहा है। साथ साथ ये दो क्लोजेस को जोड़ने का भी काम करता है। जो काम ऊपर कौन कर रहा है? कंजंक्शन कर रहा है, एंड। क्योंकि अगर आपने इन दोनों वर्ड्स की जगह इस वर्ड को लिखा तो ये दोनों का ही काम कर रहा होगा ना। तो रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट करने का काम करता है, मतलब प्रोनाउन का भी काम करता है, और जोड़ने का भी काम करता है, मतलब कंजंक्शन का भी काम करता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू रिलेट द नाउन व्हिच कम्स बिफोर इट, एंड एट द सेम टाइम इट कनेक्ट्स टू सेंटेंसेस एज वेल। आई होप माई पॉइंट गॉट क्लियर। सभी बच्चों को क्लियर है? चलो, तो कहने का मतलब हु भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि अपने पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है और जोड़ता है। विच भी, वट भी और दैट भी, ये चारों का सेम काम होगा क्योंकि चारों के चारों रिलेटिव प्रोनाउन है अगर एंड में फुल स्टॉप है तो। ठीक है,
अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे मैंने हु लिखा, जबकि विच भी तो रिलेट करता है, बट भी तो करता है, दैट भी तो करता है, तो मैंने हु की जगह इनमें से कोई वर्ड क्यों नहीं लिखा है? विच क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि वो भी तो रिलेटिव प्रोनाउन है। वट क्यों नहीं लिखा है? दैट क्यों नहीं लिखा है? तो कारण उसके पीछे ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन अपने पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को रिलेट तो करता है, बट अलग अलग रिलेटिव प्रोनाउन अलग अलग पहले आने वाले नाउन को रिलेट करते हैं। मतलब हु जो है वो अलग तरीके के नाउन को रिलेट करता है, विच जो है वो अलग तरीके के नाउन को रिलेट करता है, बट जो है अलग तरीके के, दैट जो है अलग तरीके के। कहने का मतलब रिलेटिव प्रोनाउन भले ही रिलेट करते हैं बट अलग अलग टाइप के नाउन्स को रिलेट करते हैं। अच्छा, कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन जिस भी नाउन को रिलेट करता है ना, उसे उस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कहा जाता है। एंटी मतलब पहले आने वाला, एंटीसीडेंट कहा जाता है। तो सबके एंटीसीडेंट अलग अलग होते हैं, हु के अलग, विच के अलग, वट के अलग, दैट के अलग। तो हमें यही सीखना है कि कौन से रिलेटिव प्रोनाउन के लिए कौन सा एंटीसीडेंट आता है और एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस कैसे आते हैं और हम कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी बातें हम लोगों को सीखनी है। आई होप रिलेटिव प्रोनाउन जो है आपका क्लियर हो गया। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे हु को। आप एक बार ऊपर देखिए जो लिखा हुआ है यहाँ पे, और खुद एक बार मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए। चलो, क्या हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है? हाँ जी सर। तो क्या वो अपने पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करेगा? हाँ जी सर। तो उसका एंटीसीडेंट क्या होना चाहिए? ध्यान रखिएगा, हु जो है वो हमेशा ह्यूमन बीइंग को रिलेट करता है। लिविंग बीइंग नहीं बोला है मैंने, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, मैंने ह्यूमन बीइंग बोला है। वो ह्यूमन बीइंग को रिलेट करता है, ठीक है। यहाँ पे हो गया पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 आप लोग अलग से समझेंगे, यहीं पे समझेंगे पॉइंट नंबर 2। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप मुझे सवाल के जवाब दीजिएगा। क्या आई एक प्रोनाउन है? आप बोलेंगे जी सर। क्या आई के लिए और भी कोई प्रोनाउन आते हैं? हाँ जी सर। एक आता है मी, एक आता है माई, एक आता है माइन, एक आता है माई सेल्फ, आते हैं ना और भी। मतलब आई एक प्रोनाउन है, उसके लिए और भी तो प्रोनाउन आते हैं। ऐसे वी एक प्रोनाउन है, वी के लिए भी तो और प्रोनाउंस आते हैं ना। तो ऐसे ही मुझे एक बात, यू के लिए भी आते हैं, ही के लिए, शी के लिए भी आते हैं। ऐसे एक बात बताइए, हु भी तो एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसके लिए भी तो और प्रोनाउंस आते होंगे, बिल्कुल, है ना। जैसे अगर आप देखेंगे आई सब्जेक्टिव केस है, मी उसका ऑब्जेक्टिव है, माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है, माइन पॉजेसिव प्रोनाउन है, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव है। ऐसे हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके भी और केसेस होते हैं, उसके लिए भी और प्रोनाउन आते हैं जिसमें हु खुद ही सब्जेक्टिव केस होता है, होम जो होता है बेटा वो ऑब्जेक्टिव केस होता है, और जो हुज होता है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव केस होता है। इसके 3 केस होते हैं। पॉइंट नंबर 1। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। मैंने कहा आई एक प्रोनाउन है और उसके लिए भी और प्रोनाउंस आते हैं, बट सवाल यहाँ पे ये है कि आई किसके लिए आता है? तो आप बोलोगे मेरे लिए। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि मी किसके लिए आता है? तो आप बोलोगे मेरे लिए। माई किसके लिए आता है? मेरे लिए। तुम्हारे लिए थोड़ी आएगा। माइन किसके लिए? वो भी मेरे लिए। अच्छा, यू अगर तुम्हारे लिए आता है तो योर किसके लिए आएगा? तुम्हारे लिए। योर सेल्फ तुम्हारे लिए। वी हमारे लिए आता है तो आर किसके लिए आएगा? आर सेल्फ किसके लिए आएगा? अस किसके लिए आएगा? हमारे लिए आएगा ना। मतलब अगर एक प्रोनाउन किसी चीज को रिलेट कर रहा है तो उससे जुड़े जितने भी पार्ट है वो भी किसको रिलेट करते हैं? उसी सेम चीज को रिलेट करते हैं ना। तो सिमिलरली अगर हु ह्यूमन बीइंग को रिलेट करता है, अगर वो रिलेटिव प्रोनाउन बन के आता है, तो उससे जुड़े जितने भी पार्ट हैं वो भी तो किसको रिलेट करेंगे? ह्यूमन बीइंग को करेंगे ना। तो अगर कभी सेंटेंस में आपको हु, हुम और हुज दिखाई दे और एंड में अगर फुल स्टॉप दिखाई दे, तो समझ जाइएगा कि वो रिलेटिव प्रोनाउन है और उसके पहले कोई नाउन या प्रोनाउन जो होगा वो हमेशा ह्यूमन बीइंग होगा। जैसे आपके सामने कुछ सेंटेंसेज आप नजर डालेंगे, नजर डालें भाई, जल्दी से डाल लिया। चलो, दिस इज द मैन हु ब्रोक द विंडो। अगर आप देखेंगे यहाँ पे हर जगह हु लिखा हुआ है, यहाँ पे भी हु लिखा हुआ है, इधर भी हु लिखा हुआ है, सॉरी इधर हुम है, इधर हुज है और इधर हुज है। ये जितने भी सेंटेंसेस आपके सामने अगर आप नोट कर पा रहे हैं, सबके एंड में फुल स्टॉप है, मतलब हर जगह हु, हुम, हुज जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, और सबके पहले अगर आप देखेंगे ह्यूमन बीइंग लिखा हुआ है, सबके पहले। और सारे सेंटेंसेस में रिलेट ही कर रहे हैं ये वर्ड्स। जैसे जैसे दिस इज द मैन हु ब्रोक द विंडो, यही वो आदमी है जिसने विंडो को तोड़ा। मुझे वो स्टूडेंट्स पसंद है जो कि हार्ड वर्किंग है, यही वो लड़का है जिससे वो शादी करेगी। ठीक है भाई। सिमिलरली आई हैव अ फ्रेंड हुज कैट इज अनोइंग, मेरे पास मतलब मेरा एक दोस्त है जिसकी जो बिल्ली है बड़ी अनोइंग है, यही वो लड़की है जिसके डॉग को हमने
ढूंढा है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे हर जगह हु और हु के जितने भी पार्ट्स हैं वो ह्यूमन बीइंग को रिलेट कर रहे हैं। तो ये बेसिक बातें थी, आपको समझ में आ गई हैं। अब आते हैं एग्जाम ओरिएंटेड बात पे। एग्जाम ओरिएंटेड बात बेटा ये है कि एग्जामिनेशन में जो एरर पूछा जाता है ना वो यहाँ से पूछा जाता है, हु और होम से। सबसे ज़्यादा एरर्स जो है इस कैटेगरी में यहाँ से आते हैं। वो पूछता है व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हु एंड होम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक सेंटेंस लिखा है कि यही वो लड़का है जिससे मैं शादी करूंगा, सॉरी जिससे वो शादी करेगी, मैं नहीं करूंगा, यही वो लड़का है जिससे वो शादी करेगी। तो यहाँ पे होम लिखा हुआ है, तो सवाल ये है क्या मैं यहाँ पे हु लिख सकता हूँ? तो उल्टे हाथ से लिखा नहीं जाता, खैर कोई बात नहीं। यही वो लड़का है जिससे वो शादी करेगी। अब दिस इज द बॉय होम शी विल मैरी और दिस इज द बॉय हु शी विल मैरी। अगर आप बोलचाल की भाषा में देखोगे तो दोनों प्रचलित हैं, दोनों ही यूज होते हैं एक तरीके से, बट ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एक सही है कोई एक गलत है। तो आप मुझे बताएंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो कॉमन सेंस आप कहेंगे सर होम लिखा हुआ है तो वो सही लिखा होगा, हु ऑफ कोर्स नहीं लिखा तो वो गलत होगा, है ना। जबकि बच्चे जब बोल बोल के देखते हैं, जचा जचा के देखते हैं तो दोनों ही जचते हैं, लेकिन आएगा कोई एक ही। बट पॉइंट यहाँ पे ये है कि हम डिफाइन कैसे करेंगे कि यहाँ पे होम आना चाहिए कि हु आना चाहिए, क्योंकि बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनको दोनों जचते हैं और जचने की वजह से वो सही कराते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में गलत हो जाते हैं। तो मुद्दा यहाँ पे ये है कि हम कैसे डिफाइन करेंगे कि यहाँ पे होम चाहिए कि हूँ, क्योंकि आएगा तो कोई एक ही कारण, क्योंकि हु सब्जेक्टिव केस होता है, होम ऑब्जेक्टिव केस होता है। हु सब्जेक्टिव केस होता है, होम आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो सेंटेंस में इस जगह पे या तो सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी या ऑब्जेक्ट की। देखो अगर मैं जैसे बेसिक सेंटेंस बोलूं, मैंने कहा मी लव यू, तो आपको पता है कि भाई वर्ब के पहले सब्जेक्ट आते हैं तो आई लव यू होगा। मैंने कहा शी लव्स आई, तो आपको पता है भाई वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं तो शी लव्स मी होगा। मतलब बेसिक सेंटेंसेस में आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन जानते हैं, यस और नो। बट ऐसे सेंटेंसेस में हम नहीं डिफाइन कर पाते कि यहाँ पे सब्जेक्टिव की ऑब्जेक्टिव। तो चलिए इसी चीज को हम लोग सीखेंगे हु और होम के बारे में। तो कोई भी नई चीज हम लोग नहीं सीखेंगे, हम वही सारी बातें सीखेंगे जो हमने ऑलरेडी सीख रखी हैं, ठीक है। ध्यान से पढ़ना आप। अ सब्जेक्ट कैन नॉट कम विदाउट अ वर्ब एंड अ वर्ब कैन नॉट कम विदाउट अ सब्जेक्ट। ये बात सभी बच्चे जानते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट बिना वर्ब के नहीं आ सकता और कोई भी वर्ब बिना सब्जेक्ट के नहीं आ सकती। दे बोथ हैव टू कम साइमल्टेनियसली, दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिविजुअली, यस और नो। पुरानी बात है। अच्छा ये बात भी आपको ध्यान है, इंग्लिश लैंग्वेज में दो चीज़ों के ऑब्जेक्ट हैं, एक वर्ब के ऑब्जेक्ट हैं और एक प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट हैं। प्रेपो के बाद लिखा हुआ हर शब्द प्रेपो का ऑब्जेक्ट होता है, बट वर्ब के बाद लिखा हुआ हर शब्द वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता। वर्ब के बाद अगर बट या होम का रिप्लाई है तो ही ऑब्जेक्ट होता है, और अगर आपने किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट बोल दिया या तो नाउन या तो प्रोनाउन। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये बात भी आप जानते हैं कि हु सब्जेक्टिव केस होता है, होम जो है आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है। ये बात हम सब जानते हैं, यस और नो। अब इन्हीं बेसिक बातों को पकड़ के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है भाई। आई डू नॉट लाइक पीपल होम इंटरप्ट मी। सबसे पहली बात क्या है, यहाँ पे हु या हु से जुड़ा एक भी पार्ट है? हाँ जी। एन में फुल स्टॉप है? हाँ जी। तो क्या यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन है? सही बात है। सबसे पहला काम ये अपने पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करेगा, एंड दैट शुड बी ओनली ह्यूमन बीइंग। हाँ जी। तो मुझे वो लोग पसंद नहीं है जो मुझे इंटरप्ट करते हैं। अब ह्यूमन बीइंग तो यहाँ पे है, बट सवाल यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हु या होम में से कौन सा सही है। तो हमने क्या किया, सब्जेक्ट और वर्ब को काउंट किया। सबसे पहले आई को देखा, वो एक सब्जेक्ट है बिल्कुल, और डू नॉट लाइक उसकी वर्ब होगी, जिसमें डू जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, लाइक जो है मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मिला के एक ही वर्ब बनती है, और उस वर्ब को ये सब्जेक्ट मिल चुका है, बोलूँगा। सिमिलरली आई डू नॉट लाइक होम, कौन पसंद नहीं है, लोग पसंद नहीं है, तो वर्ब के बाद ये तो होम का रिप्लाई है, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया इस वाली वर्ब का। लाइक वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया ना ये तो, लेकिन हमें सब्जेक्ट और वर्ब गिनना है, आंसर हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर, रट भी लेते हैं। रटना नहीं, क्योंकि रटने से 2-3 तो सेंटेंसेस ठीक हो जाएंगे, बट उसने बड़ा सेंटेंस दे दिया है, घुमा के दे दिया, तो वो ठीक नहीं होगा, गलती हो जाएगी, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। क्योंकि अक्सर बच्चे ऐसा रट लेते हैं, किताबों में लिखा होता है कि अगर आपको हु और होम चूज करना है ना, तो आगे का सब्जेक्ट और वर्ब हटा दो, मतलब ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है किताबों के अंदर, और आगे जो बचेगा उसके अकॉर्डिंग लगा दो। ऐसा कोई एक अजीब सा वियर्ड सा कॉन्सेप्ट है किताबों में, बट उस चक्कर में ना पढ़ें। अगर आपने वो सीखा हुआ है तो आप कॉन्सेप्चुअली चले। कॉन्सेप्चुअल चलना थोड़ा सा टफ होता है, बट लॉन्ग टर्म में आपको काफी हेल्प करता है, ठीक है भाई। आई डू नॉट लाइक पीपल होम इंटरप्ट मी, तो सबसे पहली बात सब्जेक्ट को वर्ब मिला, वर्ब को सब्जेक्ट मिला। इंटरप्ट, इंटरप्टेड, इंटरप्टेड, ऐसा शब्द जो एक्शन या स्टेट को रिप्रेजेंट करे, जिसकी 5 फॉर्म हो,
वो आपका वर्ब होता है। अब वर्ब आई है तो क्या आया होगा, सब्जेक्ट। वर्ब सब्जेक्ट के बिना आ नहीं सकता, बट ये तो ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे चाहिए तो ह्यूमन बीइंग के लिए कोई रिलेटिव प्रोनाउन, लेकिन उसका सब्जेक्टिव केस चाहिए क्योंकि वर्ब लिखी हुई है, वो सब्जेक्ट लेके आएगी। पढ़ने में भले आप एक सेकंड में बता पा रहे थे कि होम जच नहीं रहा, हु आएगा यहाँ पे, वो फीलिंग से आप बता पा रहे होंगे, बट छोटे सेंटेंसेस में, बड़े सेंटेंसेस में दिक्कत हो जाती है। तभी मैं बड़े भी करवाऊंगा, तो इसलिए कॉन्सेप्चुअली चलना है, चाहे वो छोटा सेंटेंस हो चाहे वो बड़ा। द सिंगर हु वी हैव इंजर्ड प्रूव टू बी सेफ। अगर आप ध्यान से देखेंगे, सिंगर यहाँ पे क्या कर रहा है, हु उसको रिलेट कर रहा है। सिंगर जिसको हमने इंजर्ड किया था वो सेफ है। अच्छा, जिसको हमने चोट पहुंचाई थी वो सेफ है। क्या करना, मारना चाहते थे कि भाई। चलो, अब हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, एंड से पता लगा, फुल स्टॉप है, ह्यूमन बीइंग को रिलेट कर रहा है, नाउन है। अब आप एक छोटी सी बात समझिएगा, सिंगर एक सब्जेक्ट भी है, शुरू में आया हुआ है, तो इसकी वर्ब भी कहीं ना कहीं होगी। अब सेंटेंस में जस्ट उसके बाद तो वर्ब नहीं लिखी हुई है सिंगर के बाद, तो आपको पता है फिर पीछे से चल के आना होता है, पीछे वाली जो वर्ब होती है वो उसी की होती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, प्रूव्ड वर्ब है और ये इसी सब्जेक्ट की है, सिंगर प्रूव्ड टू बी सेफ। ठीक है, प्रूव्ड टू बी सेफ। अच्छा, ये मत सोचिएगा ये 2 + b, 2 के बाद b भी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, नहीं भाई, ये इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव का कोई सब्जेक्ट नहीं होता, ये एडवांस वर्ब होती है। जैसे आई वॉन्ट टू गो, तो वॉन्ट वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, टू गो इन्फिनेटिव है, उसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता, वो अलग वर्ब है, एडवांस वर्ब है, इन्फिनेटिव जेरेंट पार्टिसिपल, वो देखेंगे आगे चल के। तो अभी मैं क्या समझा रहा था आपको कि मेन वर्ब से जोड़ना है, सब्जेक्ट मेन वर्ब के बिना नहीं आ सकती, ध्यान है ना। तो सब्जेक्ट को वर्ब मिल गया, वर्ब को सब्जेक्ट मिल गया, कोटा पूरा पूरा। हैव इंजर्ड, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मिला के एक वर्ब बन गई, तो उसका एक सब्जेक्ट मिल गया यहाँ पे, कोटा पूरा पूरा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, हु सब्जेक्टिव केस है, उसे वर्ब चाहिए होगी, बिना वर्ब के आ नहीं सकता, और वर्ब एक्स्ट्रा है नहीं, तो फिर हमें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा ह्यूमन बीइंग के लिए, और वो क्या होता है, होम। द सिंगर होम वी हैव इंजर्ड प्रूव टू बी सेफ। चलो अगला क्वेश्चन जल्दी से बनाएंगे, वीडियो को पॉज करके भाई। द पीपल होम जस्ट बोर्डेड द प्लेन आर इन अ रॉक बैंड। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे, होम आया हुआ है, लोगों को रिलेट कर रहा है, तो ये आपका नाउन है और ये सब्जेक्ट है, शुरू में आया हुआ है, तो इसकी वर्ब कहीं ना कहीं होगी। आखिरी से चल के आएंगे क्योंकि साथ में तो नहीं लिखी है, तो आखिरी ये रही। पीपल प्लूरल है तो आर प्लूरल है, द पीपल आर इन अ रॉक बैंड। आप पढ़ के भी देख लिया करो कि वो जा भी रही है कि नहीं जा रही है, ऐसे जचाना नहीं है, ठीक है भाई। द पीपल आर इन अ रॉक बैंड। अगर आप ध्यान से देखेंगे, बोर्ड बोर्डेड बोर्डेड, ये वर्ब है, वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि इस सब्जेक्ट को तो वर्ब मिल गया, इस वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ है, तो ये तो ऑब्जेक्ट है, हमें सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, द पीपल हु जस्ट बोर्डेड द प्लेन आर इन अ रॉक बैंड। बाकी चीज़ों को देखने की जरूरत नहीं है कि भाई इन प्रेपो है, ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट है, जिसमें मेन ऑब्जेक्ट आपका बैंड है क्योंकि वो नाउन है, रॉक उसको मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है, बोर्डेड व्हाट बोर्डेड द प्लेन, ये वर्ब के बाद व्हाट का रिप्लाई है, तो ये तो ऑब्जेक्ट है इस वाली वर्ब का, द आर्टिकल लगा पड़ा है तो नाउन है। ये चीज़ें देखने की जरूरत नहीं है, आपको बस सब्जेक्ट और वर्ब देखना है, दैट इज इट, और कुछ नहीं देखना है, ठीक है भाई। द चिल्ड्रन हु वी लव डियरली नीड बेटर एजुकेशन, नहीं एजुकेशन, हु रिलेट कर रहा है चिल्ड्रन को, सब्जेक्ट आपका चिल्ड्रन, उसे वर्ब चाहिए होगी, पीछे से चल के आए तो वर्ब ये रही उसकी, क्योंकि आगे तो लिखी नहीं हुई है। प्लूरल सब्जेक्ट को प्लूरल वर्ब मिल गया, कोटा पूरा। वर्ब है लव, उसका सब्जेक्ट है आपका वी, ये पूरा हो गया भाई। अब ये हु भी सब्जेक्ट है, उसे वर्ब चाहिए होगी, और कोई वर्ब तो है नहीं, तो यहाँ पे फिर ऑब्जेक्ट आएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, होम हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब बड़ा सेंटेंस है, देख के घबराना नहीं है, बहुत आसान है, बस सब्जेक्ट वर्ब को जोड़ना है, ठीक है। द रिस्पॉन्स ऑफ दोज मैनेजर्स हु आई हैव कंसल्टेड हैज बीन वेरी पॉजिटिव एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग टुगेदर। अगर आप ध्यान से देखेंगे, हु है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन जो कि रिलेट कर रहा है मैनेजर्स को, एंटीसीडेंट हो गया ये, ठीक है। रिस्पॉन्स आपका शुरू में आया तो ये मेन सब्जेक्ट बन के आया हुआ दिख रहा है साफ साफ, और ये नाउन है। अब इस सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए होगी, अगर आपको पता है ऑफ प्रेपो है, ये तो प्रेपो का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसकी वर्ब कहाँ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, एंड के बाद तो नया क्लोज शुरू हो जाता है, तो ये तो अलग क्लोज है, ये सब्जेक्ट है और आर लुकिंग उसकी वर्ब है, इसका कोटा पूरा हो गया। कहने का मतलब एंड के बाद अलग क्लोज शुरू हो जाता है, कंजंक्शन है ना, तो अगर अलग क्लोज शुरू हो जाता है उसका सब्जेक्ट वर्ब तो होगा, मतलब ये सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जानबूझ के एक्स्ट्रा सेंटेंस दिया हुआ ताकि आप
कंफ्यूज हो जाए, सेंटेंस की लेंथ बढ़ा रखी है, ठीक है। तो आपको यहाँ तक देखना है, इधर तक देखो, यहाँ पे ये सेंटेंस खत्म हो रहा है, मतलब क्लोज खत्म हो रहा है और यहाँ से फिर नया क्लोज शुरू हो रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर सब्जेक्ट के साथ उसकी वर्ब नहीं लिखी है तो जहाँ पे क्लोज एंड हो रहा होता है वहाँ पे उसकी वर्ब होती है पीछे से। तो पीछे से आए 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 आए, तो ये हमको दिखाई दे रही है हैज़ बीन। बोलो हाँ, ये वर्ब है इस वाले सब्जेक्ट की। रिस्पॉन्स हैज़ बीन वेरी पॉजिटिव, बैठ गया ना, देखो ये साहब, रिस्पॉन्स हैज़ बीन वेरी पॉजिटिव। अगर आप देखेंगे हैव कंसल्टेड भी एक वर्ब है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, कंसल्टेड मेन वर्ब, और इस वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए होगा तो देखो साथ में ही लिखा हुआ है सब्जेक्ट क्या है, आई। बोलो हाँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे एक चीज, तो रिस्पॉन्स सब्जेक्ट को हैज बीन उसकी वर्ब मिल गई और आई सब्जेक्ट को हैव कंसल्टेड उसकी वर्ब मिल गई, है ना। और ये तो प्रेपो है, ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। अब रह गया बीच में हु, और वो होता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट आया तो बिना वर्ब के आ सकता है? नहीं। तो अगर वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है तो फिर ऑब्जेक्टिव केस आएगा, क्योंकि पहले ह्यूमन बीइंग है तो हु वाला ही कोई केस चाहिए होगा, तो वो ऑब्जेक्ट है। बनाओ। चलो, सबसे पहले हमने हु को देखा, रिलेट कर रहा है आपकी एक्ट्रेस को। उसके बाद वॉज आपकी वर्ब है, शी उसका सब्जेक्ट है। वॉज यहाँ पे मेन वर्ब है, इकलौती आई हुई है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे सेंटेंस को, कि वो एक सेलिब्रेटेड एक्ट्रेस थी, हु ही हैड नोन और लव्ड, जिसे वो जानता था और प्यार करता था, ऑन एंड ऑफ, ऑलमोस्ट सिंस हर फर्स्ट अपीयरेंस ऑन द स्टेज। अगर आप ध्यान से देखेंगे, हैड नोन, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब मिला के एक ही वर्ब है, उसका सब्जेक्ट आपका ही है। अब आप ये मत सोचना कि लव्ड वर्ब का सब्जेक्ट कहां गया। एक्चुअल में ये ही हैड जो है कॉमन निकाला हुआ है, समझो मेरी बात। ही हैड नोन और ही हैड लव्ड, समझे कि नहीं समझे। वो सेलिब्रेटेड एक्ट्रेस थी जिसे वो जानता था और जिसे वही प्यार करता था, एक ही इंसान की बात हो रही है। तो जब कॉमन है ही हैड तो कॉमन निकाल लिया ना, उसको फिर ऐसे लिखा हुआ है ही हैड नोन, जैसे मैथ्स में कॉमन निकाल लेते हैं, एंड लव्ड। तो आप कंफ्यूज मत होना, अगर ये सब्जेक्ट है और ये उसकी वर्ब है तो इसके साथ ये ही हैड कॉमन निकला हुआ है, ही हैड नोन एंड ही हैड लव्ड। कहने का मतलब कोटा पूरा है। इस वाले वर्ब का भी सब्जेक्ट ही है और साथ में उसके हैड भी है, वो भी कॉमन निकाला हुआ है। तो ही हैड नोन एंड ही हैड लव्ड, समझे कि नहीं? समझ में आ रहा है ना। तो आप कंफ्यूज मत होना कि इस सब्जेक्ट की वर्ब तो ये मिल गई, इस वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ है, वो भी ही है, कॉमन निकला हुआ है। क्योंकि दो बार ही लिखेंगे तो रिपीटिशन हो रहा था, इसलिए एक ही बार लिख दिया, वो ज़्यादा बेटर है ब्यूटी मेंटेन करने के लिए, क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट था। तो पॉइंट ये है, इस सब्जेक्ट को वर्ब मिल गया, इधर से ये सब्जेक्ट और वर्ब, इनका कोटा पूरा हो चुका है यहाँ तक। अब और कोई अगर आप देखेंगे वर्ब बची ही नहीं है सेंटेंस के अंदर, तो फिर सब्जेक्ट कैसे आ जाएगा? यहाँ पे भी तो ऑब्जेक्ट आना चाहिए ना, और अगर ऑब्जेक्ट आना चाहिए तो फिर क्या आएगा? अगला क्वेश्चन, जल्दी भाई। She smiled as she remembered the quiet scholar with whom she had shared a love of books. तो अगर आप, सबसे आसान क्वेश्चन है वैसे ये, विद आपका प्रेपो होता है और प्रेपो के बाद ऑब्जेक्टिव केस आते हैं और ऑब्जेक्टिव होम होते हैं, ठीक है। बाकी आपको वैसे चेक करना है तो आप इधर ऐसे देख लो, ये वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को वर्ब मिला, वर्ब का सब्जेक्ट मिला। रिमेंबर्ड वर्ब है आपका, शी उसका सब्जेक्ट है, इधर से इनका कोटा पूरा हो गया। और इधर से शी हैड शेयर्ड, ये वर्ब होगी हैड शेयर्ड और शी उसका सब्जेक्ट हो गया। तो हर जगह देखो कोटा पूरा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब। अगर यहाँ हु लिख दूंगा तो उसे वर्ब नहीं चाहिए होगी, और वर्ब एक्स्ट्रा है नहीं। यहाँ पे ये मत सोचना लव वर्ब है, ए आर्टिकल लगा हुआ है तो ये नाउन है, कंफ्यूज नहीं होना है आपने 1% भी, ठीक है भाई। तो यहाँ पे होम एकदम ठीक लिखा हुआ है, इस सेंटेंस के अंदर नो एरर है। आई होप सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट टाइप पे आगे बढ़ते हैं। चलिए अगली टाइप की तरफ आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। अगली टाइप से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, समझिए और मुझे बताइए इसके अंदर क्या आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक दिखाई दे रही है, ठीक है। दिस इज द मशीन हुज प्रॉपर्टीज आई डिस्क्राइब्ड, यू शुड प्री ऑर्डर इट बिकॉज द कंपनी डज नॉट मैन्युफैक्चर इट। अब जब ये सेंटेंस बच्चे देखते हैं ना, तो दो टाइप के बच्चे होते हैं एक्चुअल में। एक तो जिन्होंने पहले कुछ चीज़ें पढ़ी होती हैं, और एक वो जो बिल्कुल नए होते हैं। जो बिल्कुल नए होते हैं उनको तो चलो नहीं पता होती हैं चीज़ें, बट जो
पुराने बच्चे हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ चीज़ें मतलब पढ़ी होती है कहीं ना कहीं से, किसी किताब से कोई स्टडी की होती है, तो वो जनरली क्या करते हैं यहाँ पे ना हुज काट के ऑफ विच लगाते हैं। और एकदम सही बात है, ऑफ विच यहाँ पे आना चाहिए, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। बट यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अलग से समझने की ज़रूरत है कि ऑफ विच कैसे आया, और क्या यहाँ पे हुज गलत था, क्या वो भी आ सकता है क्या। तो इस पॉइंट को हम लोग सीखेंगे किसके अंदर, विच के अंदर। अभी हमने हु रिलेटिव प्रोनाउन देखा और हु के पार्ट्स देखे, हु ह्यूमन बीइंग को रिलेट करता है। अब बात कर रहे हैं हम लोग विच। तो विच भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है। अच्छा, विच किसको रिलेट करता है, तो विच ध्यान से समझिएगा किस किस को रिलेट करता है। एक तो ये रिलेट करता है नॉन लिविंग थिंग्स को, एक ये रिलेट करता है एनिमल्स को, और एक ये रिलेट करता है बर्ड्स को। क्लियर है भाई। इन तीन चीज़ों को विच जो है रिलेटिव, मतलब ये नहीं कह रहा मैं कि ये इसके लिए आया हुआ है, ये इसके लिए आया हुआ है, ये इसी विच के मैंने इधर इधर लिख दिए क्योंकि जगह नहीं थी, एक साथ लिखने की बजाय आगे साइड मतलब लेफ्ट और राइट में लिख दिया। जो विच है नॉन लिविंग के लिए आता है, एनिमल्स के लिए आता है, बर्ड्स के लिए आता है। अच्छा, जैसे हु एक रिलेटिव प्रोनाउन था, उसके और पार्ट्स थे, तो ऐसे विच भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके भी और पार्ट्स हैं, जिसमें विच ही सब्जेक्टिव केस होता है, विच ही ऑब्जेक्टिव केस होता है, और ऑफ विच जो होता है वो बेटा पजेसिव एडजेक्टिव केस होता है। क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव। अब आप ध्यान से देखिए इन सेंटेंसेस को, एक बार नजर डालिए जल्दी से, देखो एक बार। अगर आप देख रहे हैं सारे सेंटेंसेस के एंड में फुल स्टॉप है और बीच में विच 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 और ये ऑफ विच आपका आया हुआ है, मतलब हर जगह ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर रिलेटिव प्रोनाउन है तो उसके तुरंत पहले या तो नॉन लिविंग या एनिमल या बर्ड होना चाहिए, नॉन लिविंग एनिमल या बर्ड होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे, यही वो डॉग है जिसको हमने बचाया, यही वो बर्ड है जो उड़ सकता है, यही वो घर है जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर से बिलोंग करता है, और यही वो शोरूम है जिसका उद्घाटन डिले कर दिया गया, चेयर जिसके हैंडल टूटे हुए हैं वो तुम्हारी है। तो हर जगह अगर आप देखेंगे जो विच है या ऑफ विच है अपने पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को रिलेट कर रहा है, या तो वो आपका नॉन लिविंग है, या फिर वो आपका एनिमल है, बर्ड है, या फिर यहाँ पे भी देखेंगे नॉन लिविंग है। ये होगी बेसिक बात। अब विच की कैटेगरी से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इस जगह से पूछे जाते हैं, क्योंकि इस जगह से कुछ क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। कारण क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों शब्द सेम ही है, विच है, तो आप क्वेश्चन बनाओगे कैसे। सब्जेक्ट की जरूरत है तब भी विच आएगा, ऑब्जेक्ट की जरूरत है तब भी विच आएगा। बट हु के केस में आपने देखा होगा क्वेश्चन कहाँ से बनता था, हु और हुम से बनता था, यस और नो, क्योंकि हु और हुम दो अलग अलग वर्ड्स थे। तो हु के केस में क्वेश्चन इस तरफ से बनते हैं और विच के केस में क्वेश्चन उस तरफ से बनते हैं। अब एक बार आप ना उस सेंटेंस को देखो जो हमने अभी देखा था, दिस इज द मशीन हुज प्रॉपर्टीज आई डिस्क्राइब्ड। यही वो मशीन है जिसकी प्रॉपर्टीज को हमने डिस्क्राइब किया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हुज क्या है, यहाँ पे आप बोलोगे रिलेटिव प्रोनाउन है, एंड में फुल स्टॉप लगा पड़ा है अगर आप देख रहे हैं तो उसका काम है अपने पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करना, और मशीन नॉन लिविंग है, जबकि हुज हु का पार्ट है जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए आता है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हु आपका सब्जेक्टिव केस होता है, हुम आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है, हुज आपका पजेसिव एडजेक्टिव केस होता है। ऐसे विच सब्जेक्टिव केस होता है, विच ही ऑब्जेक्टिव केस होता है, और ऑफ विच आपका पजेसिव एडजेक्टिव केस होता है। ये वाले जो होते हैं आप लोग जानते हैं ये ह्यूमन बीइंग के लिए आते हैं, और ये वाले जो हैं ये एनिमल्स और बर्ड्स के लिए और नॉन लिविंग के लिए आते हैं। ठीक है। अब अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे तो हु से रिलेटेड प्रोनाउन लिखा हुआ है, जबकि यहाँ तो मशीन है, नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग से रिलेटेड प्रोनाउन आना चाहिए। तो कौन सा प्रोनाउन आएगा, यहाँ तो तीन केस हैं भाई। तो जो केस यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ ह्यूमन बीइंग का पजेसिव एडजेक्टिव लिखा हुआ है, ह्यूमन बीइंग का पजेसिव एडजेक्टिव लिखा हुआ है, हमें नॉन लिविंग का पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए, तो हुज काट के यहाँ पे ऑफ विच आना चाहिए। ऐसे बोला जाता है, दिस इज द प्रॉपर्टीज, सॉरी दिस इज द मशीन ऑफ विच प्रॉपर्टीज आई डिस्क्राइब्ड, या कभी कभी कुछ किताबों में ऐसा भी मिलता है द प्रॉपर्टीज ऑफ विच आई डिस्क्राइब्ड, वो दोनों सेम ही है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ जी, द प्रॉपर्टीज ऑफ विच आई डिस्क्राइब्ड वो भी सेम है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट नंबर 1। ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2, मॉडर्न इंग्लिश में ग्रामेरियंस कुछ और कहते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में ग्रामेरियंस ये कहते हैं कि जो हुज होता है ना वो भी विच का पजेसिव एडजेक्टिव बन सकता है।
कहने का मतलब हमने विच के जो 3 केस देखे, ये सब्जेक्टिव केस है, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है और ये पजेसिव एडजेक्टिव केस था। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में कहते हैं कि विच का पजेसिव एडजेक्टिव जो है वो हुज भी हो सकता है। तो इसीलिए पिछले वाले सेंटेंस में ऑफ विच भी ठीक था और हुज भी ठीक था, है ना। ध्यान रखिएगा इस बात को। वो जानबूझ के पहले मैंने ये वाला पॉइंट नहीं समझाया, पहले ये वाला समझाया कि ये तो ठीक होता ही है, बट हुज का यूज भी कर सकते हैं, ये भी गलत नहीं है। तो आपको पॉइंट क्लियर है। हु वाला समझेंगे पहले, हु सब्जेक्टिव केस, हुम ऑब्जेक्टिव केस, हुज पजेसिव एडजेक्टिव केस। बट विच में विच सब्जेक्टिव केस, विच ऑब्जेक्टिव केस और ऑफ विच पजेसिव एडजेक्टिव, और हुज भी विच का ही पजेसिव एडजेक्टिव होता है। तो नॉन लिविंग के लिए अगर पजेसिव एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है तो हुज आ सकता है। अच्छा, जैसे मैं आपसे एक सेंटेंस और पूछता हूं, आपको ना केस ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे केस पे ध्यान नहीं देते हैं। जैसे मैंने कहा कि दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय विच वर्क्स हार्ड, ठीक है। और फिर एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, ध्यान से समझना इस चीज को। दिस इज द गर्ल विच आई शैल मैरी। अब आपको ये बात समझ में आ रही है कि विच जो है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, नीचे भी रिलेटिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर देखेंगे यहाँ तो ह्यूमन बीइंग है, यहाँ पे भी ह्यूमन बीइंग है। तो ह्यूमन बीइंग वाले तो हु होता है, हुम होता है और हुज होता है। तो कौन सा लिखूं भाई, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस की पजेसिव एडजेक्टिव। तो ध्यान रखिएगा जो केस लिखा हुआ उसी केस का दूसरा केस लिख देना। जैसे यहाँ नॉन लिविंग का कौन सा केस है ये, अब आपको कैसे पता लगेगा। देखो, दिस आपका सब्जेक्ट है, दिस आपका सब्जेक्ट है, इज उसकी वर्ब है। बी की फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करती है उसके बाद तो लिंकिंग मतलब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं, क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब होती है ना। तो ये तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इसका तो वर्ब से कोई लेना देना है ही नहीं। वर्क्स आपकी वर्ब है, वर्ब को क्या चाहिए होगा, सब्जेक्ट। तो मतलब विच यहाँ सब्जेक्ट बना हुआ है। अब ये नॉन लिविंग का, जबकि हमें ह्यूमन बीइंग का सब्जेक्ट चाहिए और वो क्या होता है, हु। तो पहले वाले में तो आएगा हु। आप समझ रहे हैं ना। आप केस डिफाइन करिए कि ऊपर कौन सा केस लिखा हुआ है और फिर एंटीसीडेंट देख लीजिए कि लिविंग है या ह्यूमन बीइंग है या एनिमल है, उसी के अकॉर्डिंग उसका केस लगा दीजिए। जैसे यहाँ पे देखेंगे ऊपर भी विच था, यहाँ पे भी विच है, बट ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, ये तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है भाई। शेल मैरी जो है वो आपकी वर्ब है, उसका जो सब्जेक्ट है वो आपका आई है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसे सब्जेक्ट मान बैठेंगे तो इसको वर्ब चाहिए होगी, एक और वर्ब है नहीं। तो मतलब यहाँ ये ऑब्जेक्टिव केस है, ऊपर सब्जेक्टिव था, यहाँ ये ऑब्जेक्टिव है। बट यहाँ तो हमें गर्ल के लिए चाहिए, ह्यूमन बीइंग के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, होम होता है। तो अब विच नहीं बेटा, होम आएगा। आप पॉइंट समझे कि नहीं, दिस इज द गर्ल होम आई शैल मैरी। तो ऐसे ही अगर इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे हमने क्या किया था, हुज लिखा हुआ था। यही वो मशीन है जिसकी प्रॉपर्टीज, हुज जिसकी, उसकी, मेरी, तुम्हारी, है ना, पोजेशन वाला केस था। तो इसी वजह से हुज ह्यूमन बीइंग का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता था, हमें नॉन लिविंग का चाहिए था तो हमने नॉन लिविंग का पॉजेसिव एडजेक्टिव ऑफ विच कर दिया था। बट हमने फिर मॉडर्न इंग्लिश वाला पॉइंट भी सीखा कि हुज भी यूज हो सकता है नॉन लिविंग के पॉजेसिव एडजेक्टिव में, तो इसलिए हुज भी सही था यहाँ पे। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, ठीक है जी। चलिए अगले पे बढ़ते हैं। क्लियर? He is the same guy who helped me during debates and all cultural events in college. I should go and convey my regards to him. He is the same guy who helped me during debates and all cultural events in college. I should go and convey my regards to him. अगर आप ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान समझना। आपने देखा सबसे पहले हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि रिलेट कर रहा है किसको, अपने पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को, जो कि ह्यूमन बीइंग है। तो आपको लगेगा हु जो है एकदम ठीक लिखा हुआ है। फिर आपने सोचा ये चेक कर लेता हूँ कहीं सब्जेक्ट वर्ब का एरर ना हो, तो आपने देखा ही सब्जेक्ट है, इज उसकी वर्ब है, बोलो हाँ। उसके बाद फिर आपने ये देखा हेल्प, हेल्प्ड, ये आपकी वर्ब है और वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए होता है तो हु सब्जेक्ट होता है। तो बच्चे सोचते हैं ये तो ग्रामेटिकली एकदम ठीक है तो इसके अंदर नो एरर कर देते हैं, जबकि इस सेंटेंस में गलती है। इस सेंटेंस में गलती ये है कि अब यहाँ पे हु नहीं आएगा, अब यहाँ पे दैट आएगा। आप बोलोगे हैं सर, अभी तो हमने सीखा जो आप बातें समझा रहे थे उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे तो हु आना चाहिए, दैट कहाँ से आ गया, क्योंकि दैट हमने पढ़ा ही नहीं है ना अभी।
तो दैट हम सीखेंगे कि हाँ दैट क्यों आएगा। चलिए जी, रेडी, सस्पेंस बनता जा रहा है खैर कोई बात नहीं। दैट किसके लिए यूज होता है, तो ये बात आप सीख लीजिए। दैट जब रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो वो सबको रिलेट करता है। सबको का मतलब है कि वो ह्यूमन बीइंग को भी रिलेट करता है, वो नॉन लिविंग को भी रिलेट करता है, वो एनिमल्स को भी रिलेट करता है, वो बर्ड्स को भी रिलेट करता है। ह्यूमन बीइंग, नॉन लिविंग, एनिमल्स और बर्ड्स सबको रिलेट करता है। ठीक है, ये हु और विच दोनों का काम करता है। ठीक है, और इसके और कोई केस नहीं होते, दैट ही इकलौता मालिक है। ठीक है जी, दैट ही होता है बस इकलौता। जैसे पहले आप सिंपल सेंटेंस देखेंगे, दिस इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड। हु रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि रिलेट कर रहा है बॉय को, ह्यूमन बीइंग है, फिर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है, मतलब ठीक लिखा हुआ है। बट ह्यूमन बीइंग के लिए दैट भी तो आ सकता है। तो दिस इज द बॉय दैट वर्क्स हार्ड, ऊपर वाला भी ठीक है और नीचे वाला भी ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर वो पूछ ले दोनों में से कौन सा एक सही है, वैसे तो ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन अगर जेन्युइनली पूछ ले तो ह्यूमन बीइंग के लिए कौन सा आता है, फिर हु आता है, क्योंकि दैट आ सकता है। बट जेन्युइनली कौन सा यूज करते हैं, हु, तो उस पर डबल टिक लगा दिया मैंने। ठीक है, अगर ऐसा सेंटेंस आए तो नो एरर है, अगर ऐसा आए तब भी नो एरर है। बट अगर ऑप्शन में कुछ आ जाए, मतलब सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चन में आ जाए कि चूज ही करना पड़ जाए या तो ये या तो ये, फिर ह्यूमन बीइंग के लिए जेन्युइनली आप लोग हु यूज करते हैं। ठीक है भाई, पहली बात तो वो ऐसा करेगा नहीं कि दोनों में से किसी एक को चूज करने के लिए दे दे। दैट नॉन लिविंग, एनिमल सबको रिलेट करता है। तो दिस इज द हाउस विच माई फादर बिल्ट, विच जो है यहाँ पे हाउस को रिलेट कर रहा है, यही वो घर है जो मेरे फादर ने बनाया। दैट भी नॉन लिविंग के लिए आ सकता है, तो दिस इज द हाउस दैट माई फादर बिल्ट। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, नो एरर नो एरर। बट अगर दोनों में से चूज करना पड़ जाए तो नॉन लिविंग के लिए जेन्युइन तौर पे कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं, विच का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां तो हमने जाना कि दैट सबको रिलेट कर सकता है ना, कर सकता है, शब्दों के चुनाव पे जाइएगा। अब हम जानेंगे कि दैट कहां पे आता ही आता है, कुछ भी हो जाए वहां दैट के अलावा कुछ नहीं आएगा। दैट इज ऑलवेज यूज्ड विद ऑल दीज वर्ड्स, कुछ कुछ जगहों पे दैट आता ही आता है। जैसे कि सुपरलेटिव डिग्री अगर किसी सेंटेंस में दिख जाए और वहां पे रिलेटिव प्रोनाउन है तो दैट आएगा। द सेम, द फ्यू, द लिटिल, ओनली, नन, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, ये दिख जाए, या फिर जब ऑल का मतलब आपका एवरीथिंग हो। ठीक है, ये कहीं पे भी आपको टर्म्स दिख जाए और उस सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन है तो वहां आप दैट का यूज करेंगे। ये सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है, बचपन में डिग्री पढ़ते हैं ना, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, गुड, बेटर, बेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट पढ़ते हैं ना। तो ये सर्वाधिक गुण बताए, जो बाकी शब्द तो आपको पता है। ऑल के दो मीनिंग होते हैं, ऑल का मतलब एवरीवन भी होता है, ऑल का मतलब एवरीथिंग भी होता है। तो जब ऑल का मतलब एवरीथिंग हो सेंटेंस में और वहां पे कोई रिलेटिव प्रोनाउन आया हो तो हम बस दैट का यूज करते हैं। जैसे कि कुछ सेंटेंस देखेंगे आप, दिस इज द बेस्ट आर्टिकल विच आई हैव रेड इन रिसेंट टाइम्स। देखो बच्चा किस अप्रोच से अटेम्प्ट करता है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि आर्टिकल के लिए आया हुआ है, नॉन लिविंग है, उसको लगता है सही है कि ये सबसे बढ़िया आर्टिकल है जो कि मैंने पढ़ा है रिसेंट टाइम में। बट रिलेटिव प्रोनाउन जिस भी नाउन को रिलेट करता है उससे पहले वो टर्म्स आ जाए जो भी मैंने दिखाए थे, ये सुपरलेटिव डिग्री आ गया ना, तो उस केस में आपने आंख बंद करके एक ही वर्ड का यूज करना है, दैट, और आएगा ही नहीं कोई। दिस इज द बेस्ट आर्टिकल दैट आई हैव रेड इन रिसेंट टाइम्स। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। बट अगर यहां पे ऐसा होता, अगर यहां पे बेस्ट ना लिखा होता तो दिस इज द आर्टिकल विच आई हैव रेड, ठीक था, एकदम ठीक था। विच नॉन लिविंग को रिलेट करता है, आर्टिकल नॉन लिविंग है और विच ठीक है। क्या फिर दैट भी आ सकता है, तो आपको पता है दैट तो हर जगह आ सकता है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, नॉन लिविंग हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो। अगर बेस्ट ना हो तो विच भी ठीक है, दैट भी ठीक है। बट जेन्युइनली देखें सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा रहता है, फिर विच रहता है। अगर वो चॉइस पूछ ही ले कि दैट और विच में से फिर कौन सा आएगा ही आएगा, तो फिर विच। बट अगर बेस्ट लिखा हुआ है तो फिर आप कुछ कर भी नहीं सकते, आपको यहाँ आंख बंद करनी पड़ेगी और सिर्फ दैट लगाना पड़ेगा। दिस इज द बेस्ट आर्टिकल दैट आई हैव रेड इन रिसेंट टाइम्स। ये देखो वही क्वेश्चन आ गया, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं हु रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेट कर रहा है ह्यूमन बीइंग को, फिर चेक कर लेते हैं ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, और तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। जबकि सबसे इंपॉर्टेंट बात वो भूल गए हैं, क्या, कि रिलेटिव प्रोनाउन जिस भी नाउन को रिलेट करता है उससे पहले वो वर्ड्स आ जाए, द सेम, द फ्यू, है ना, ओनली,
नन, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये बस अपने साथ दैट ही रिलेटिव प्रोनाउन लेके आते हैं और कुछ नहीं आता। तो दिस इज द सेम गाय दैट हेल्प मी ड्यूरिंग डिबेट्स। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। बट अगर ऐसा होता यहाँ पे सेम ना लिखा होता, दिस इज द गाय होता, तो फिर गाय के लिए आप लोगों को पता है कि ह्यूमन बीइंग का हम लोग यूज करेंगे, मतलब ह्यूमन बीइंग है तो ऑफ कोर्स हु का यूज करेंगे। दिस इज द गाय हु हेल्प मी आना चाहिए। दैट भी आ सकता है, याद करो दैट तो सबके लिए आ सकता है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। बट अगर सेम लिखा ही हुआ है फिर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, फिर तो आपको दैट का ही यूज करना पड़ेगा। दिस इज द सेम गाय दैट हेल्प मी ड्यूरिंग डिबेट्स। बस जल्दी जल्दी निपटाओ ये क्वेश्चन। आई रिसीव द फ्यू गिफ्ट्स विच द फ्यू द सेम that I ordered last week for the housewarming party because I thought it will be rude to go with just a bouquet. I do nothing which hurts your sentiment. Relative pronoun उस पर्टिकुलर शब्द को भी रिलेट कर रहा है जो मैंने दिखाए थे, सुपरलेटिव, डिग्री, द सेम, द फ्यू, ऑल, एवरीथिंग, समथिंग, है ना। तो नथिंग, एनीथिंग था ना, तो फिर आई डू नथिंग दैट हर्ट्स योर सेंटिमेंट। मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूं जिससे आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकते लोग सोना नहीं होते कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, तो आप कहेंगे हर चमकती चीज सोना नहीं होती। यहाँ पे ऑल का मतलब एवरीथिंग है और बीच में रिलेटिव प्रोनाउन भी आ गया, इसको रिलेट कर रहा है। तो हर चमकती चीज सोना नहीं होती है, तो यहाँ पे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। क्लियर है जी, कोई दिक्कत? पक्का? चलिए, लास्ट रिलेटिव प्रोनाउन है वट, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। वट क्या होता है जी? वट। अच्छा, वैसे मैंने एक चीज नोट की है, बहुत सारी किताबें ऐसी हैं, अगर आप किसी बुक शॉप पे जाएंगे या कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा लेंगे इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, खास तौर पे अगर आप कोई कंपेटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैंने अक्सर पाया है कि किताबों के अंदर इररेलेवेंट कॉन्सेप्ट्स की ना भरमार है। भरमार इन द सेंस कि मतलब इतने सारे रूल्स जो हैं लाइन से लिखते गए हैं, मतलब पूरा का पूरा एक ऐसा बंडल बना रखा है रूल्स का, यस और नो। जबकि उसमें आधे से ज्यादा रूल इतने ज्यादा मतलब यूजलेस हैं कि आप एग्जामिनेशन तो छोड़ो, बोलचाल की भाषा में भी यूज नहीं होते हैं, और बच्चे ना उन्हीं को रट रहे हैं, उन्हीं को क्रैम कर रहे हैं। मैंने अक्सर ऐसा पाया है। तो आप ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। मैं जितना आपको पढ़ा रहा हूँ ये मोर देन सफिशिएंट है। इनमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं सीखने की, लेकिन मैं मतलब वो एंड पॉइंट तक आपको लेके जा रहा हूं। एंड पॉइंट का मतलब है कि इससे एडवांस आपको नहीं पढ़ना है, ये एडवांस काफी है। जिस लेवल पे मैं लेके जा रहा हूं, बेसिक से आपको एडवांस पे ही लेके जा रहा हूं, बट इससे ऊपर आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर आप इससे ऊपर पढ़ेंगे, इससे ज्यादा इंग्लिश इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, तो इसका मतलब है कि आप पीएचडी कर रहे हैं। पीएचडी करने का मतलब समझते हैं ना, कि आप तैयारी के लिए इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं, आप बस वैसे ही सीख रहे हैं। हालांकि वैसे भी सीख रहे हैं तब भी ये बहुत ज्यादा कंटेंट है। अगर आप नॉर्मली भी इंग्लिश इंप्रूव कर रहे हैं तब भी आपके लिए ये एंड लेवल कंटेंट है। बट लर्निंग में कोई वो थोड़ी रहता है, कोई एक रेंज थोड़ी है कि इतना ही कर लिया तो बस आपको सब कुछ आ गया। सीखने वाले के लिए कुछ कमी थोड़ी है। सीखने वाला तो मतलब कितना मर्जी कितनी भी गहराई में चला जाता जाए, है ना, उसके लिए तो स्कोप हमेशा ही रहता है। आप मार्केट से और किताबें उठा लो, और सीखना है तो और डिटेल में जाना है तो, बट वो अगर आपको टीचर बनना है तो, है ना, अलग से फिर वो आपको अलग से और किताबें उठानी पड़ेंगी और डीप डाइव करना पड़ेगा। बट टीचर नहीं बनना है, पीएचडी नहीं करनी है आपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश सीख रहे हैं, बेसिक इंग्लिश लर्न कर रहे हैं, ठीक है, अपनी लैंग्वेज के स्किल्स को लर्न कर रहे हैं, तो ये एंड पॉइंट है, इससे ऊपर नहीं जाना है। इससे ऊपर जाने का मतलब आप ऐसी चीजें पढ़ रहे हैं जो बस नाम के लिए आप पढ़ रहे हैं, जिनकी कोई यूटिलिटी नहीं है, ना डे टू डे लाइफ के अंदर, ना एग्जामिनेशन के अंदर। वो बस आप अपनी नॉलेज इंप्रूव करने के लिए, है ना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंप्रूविंग योर नॉलेज ओनली, बस आप अपने आप को संतुष्ट करने के लिए उसे पढ़ रहे हैं। जबकि वो मेरे अकॉर्डिंग, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं और काफी टाइम से पढ़ा रहा हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कचरा भरने जैसा है और कुछ भी नहीं है ना। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आपको जो अच्छा लगे। हमेशा मैं बच्चों को बोलता हूं कि ग्रामर को आपने ना एक लिमिट तक पढ़ना है। एक लिमिट से अगर आप ग्रामर को जाके पढ़ेंगे ना तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि ग्रामर में इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है भाई। कुछ ग्रामेरियंस मैंने कहा कि अलग बातें कह गए, कुछ ग्रामेरियंस अलग तरीके की बातें कह गए, सबके अलग अलग थॉट्स हैं, सबके अपने अलग अलग ओपिनियंस हैं ग्रामर को लेके, और विवाद अक्सर चलता रहता है, कॉन्फ्लिक्ट अक्सर होता रहता है ग्रामर में, है ना।
तो अक्सर मैंने कॉन्सेप्ट्स में भी मतलब एक ही कॉन्सेप्ट है जिसको आधे ग्रामर अलग तरीके से, ग्रामेरियंस अलग तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, आधे अलग तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, और उनमें मतलब द्वंद्व चल रहा है कि किसका सही है, वो कह रहा है मेरा सही है, वो कह रहा है नहीं नहीं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही है। तो कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है ग्रामर के अंदर। तो हमें हर वो चीज़ अवॉइड करनी है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि एग्जामिनेशन कभी वैसी चीज़ देता ही नहीं है आपको, कभी भी वेग और एम्बिगुअस चीज़ें नहीं देता, वो क्लियर कट चीज़ें देता है जिसपे सब लोग सहमत हैं, जिसपे ये वाले ग्रामेरियंस भी और ये वाला पक्ष भी, सारे पक्ष के जो ग्रामेरियंस हैं वो सहमत है। तो ऐसी चीज़ें आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगी। तो हम वो सारी चीज़ों को डील कर रहे हैं, ठीक है। इवन जिन जिन पे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं बीच बीच में मैं वो भी आपको बताता चलूंगा, जैसे वो आया था एज और देन के बाद वाला सब्जेक्टिव केस आता है कि ऑब्जेक्टिव आता है। तो ऐसे और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आगे चल के आते रहेंगे, मैं दोनों पक्ष भी आपको बताता चलूंगा। बट वो बस उससे एक आधी बार कभी कोई क्वेश्चन देखने को मिला और बच्चों ने पीछे उस पर ऑब्जेक्शन उठा दिया था, तो अब वो क्वेश्चन वो भी नहीं आते हैं। तो बस एक आइडिया देने के लिए कि देखो ऐसी ऐसी चीजें भी होती हैं, इसलिए एक आधा कॉन्सेप्ट मैंने रख दिया है, ठीक है। अब आते हैं वट के ऊपर भाई। बल्कि मेरा तो ये मानना है कि बच्चे को ग्रामर के साथ साथ वोकैब पे भी अपना जोर देना चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन पे जोर देना चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन में आरसी, क्लोज स्ट्रेस, पैराजम्बल्स, इनको भी सॉल्व करना चाहिए। मतलब मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि आप सिर्फ इंग्लिश के एक एस्पेक्ट के ऊपर फोकस करके आप इंग्लिश इंप्रूव नहीं कर सकते, आपको चारों एस्पेक्ट्स को या तीनों एस्पेक्ट्स को अच्छे से करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप ग्रामर पढ़ रहे हैं, आप वोकैब पे भी फोकस करें, आप रीडिंग पे भी फोकस करें, आप राइटिंग स्किल्स पे भी फोकस करें। तो आप अगर सारे फैक्टर्स के ऊपर अगर मेहनत करेंगे ना, तो आपकी जल्दी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, रादर देन अगर आप एक ही चीज पे अटके रहेंगे तो, ठीक है भाई। चलिए, क्योंकि ग्रामर से हम लोग ना शुद्धिकरण सीखते हैं कि मतलब जो गलत इंग्लिश है उसे सही लिखना सीख रहे हैं, बट गलत भी तो आनी चाहिए ना। तो वो कहाँ से आएगी? वो रीडिंग से आएगी, है ना, कंटेंट और एब्जॉर्ब करने से आएगी, नई नई वोकैब सीखने से आएगी। तो गलत इंग्लिश को सही तो आप तब करोगे ना जब गलत थोड़ी बहुत आती होगी, ठीक है। चलो, तो वट के ऊपर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुझे बताइए, वट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ये किसको रिलेट करता है? ये किसको रिलेट करता है? वट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ये किसको रिलेट करता है? तो जवाब इसका ये है कि वट किसी को रिलेट नहीं करता है। तो आप बोलोगे सर ये रिलेटिव प्रोनाउन कैसे हुआ? अगर वट किसी को रिलेट नहीं करता है तो ये रिलेटिव प्रोनाउन कैसे हुआ? क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन का तो काम ही यही है, अपने पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करना। तो सर, तो ध्यान से सुनिएगा, वट वैसे तो रिलेटिव प्रोनाउन ही है, बट ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन को इसलिए रिलेट नहीं करता है क्योंकि वट का जो मीनिंग होता है वो ये होता है, द थिंग विच। वट का जो मीनिंग है द थिंग विच, वह चीज जो, लिख दूं यहां पे, वह चीज जो। आप बोलोगे सर उससे क्या फर्क पड़ गया? इससे क्या फर्क पड़ा? देखो समझना मेरी बात। मैंने कहा वट का मतलब होता था थिंग विच, और वट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो किसी को रिलेट नहीं करता है। कारण उसके पीछे ये है क्योंकि वट के मीनिंग में ही ऑलरेडी ही एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है और उसे रिलेट करने वाला एक नाउन होता है। कहने का मतलब वट के मीनिंग में ऑलरेडी ही एक रिलेटिव प्रोनाउन और उसे रिलेट करने वाला नाउन भी है, मतलब वो जिस नाउन को रिलेट करता है वो भी है। तो इसलिए वट के पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं आता। तो हम यूं कह सकते हैं कि वट के पहले किसी भी तरीके का कोई एंटीसीडेंट नहीं होता है। अगर वट रिलेटिव प्रोनाउन है तो एंड में फुल स्टॉप होगा। तो बस ये देख लीजिएगा, अगर एंड में फुल स्टॉप है तो उसके पहले कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं होना चाहिए, अगर है तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो वट इज नेवर यूज्ड फॉर एनी एंटीसीडेंट और वट डज नॉट रिलेट एनी एंटीसीडेंट। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1, इट इज जस्ट अ कैजुअल गेट टुगेदर, यू कैन वेयर द ड्रेस वट यू वॉन्ट। अच्छा देखो, वट यहां पे यूज हुआ है, एंड में फुल स्टॉप है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। किसको रिलेट कर रहा है? किसको? अपने पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को कैसे पता लगा? अगर भाई आपने रिलेटिव प्रोनाउन लिख दिया, उसके पहले नाउन प्रोनाउन आ गया तो उसने रिलेट कर दिया भाई कि ये कैजुअल गेट टुगेदर है, आप पहन सकते हो वो ड्रेस जो तुम्हें चाहिए। जो क्या? ड्रेस की तो बात हो रही है। तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई है कि यहां पे वट ने रिलेट कर दिया, जबकि वट रिलेट नहीं करता है। तो क्या करें भाई? तो ड्रेस तो लिखा हुआ है, अब ये नॉन लिविंग होता है तो नॉन, क्योंकि अब आप एक छोटी सी चीज समझना, अगर वट लिखा ही रहता है तो उसका मतलब आपको पता है द थिंग विच होता है। तो सेंटेंस पता क्या बन जाएगा? यू कैन वेयर द ड्रेस द थिंग विच यू वॉन्ट। कोई सेंस नहीं बना ना, अटपटी बात हो रही है।
तो अब ड्रेस नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग के लिए हम लोग सिर्फ विच यूज करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो यहाँ पे वट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यू कैन वेयर द ड्रेस विच यू वॉन्ट या दैट यू वॉन्ट, कुछ भी बोल सकते हैं, बट वट नहीं आएगा। अब जैसे इस सेंटेंस को देखो, इस वाले को, इट इज जस्ट ए कैजुअल गेट टुगेदर, यू कैन वेयर वट यू वॉन्ट। अब आप ध्यान से देखो, वट है यहाँ पे, रिलेटिव प्रोनाउन है, कैसे पता लगा, एंड में फुल स्टॉप है। अगर वो रिलेटिव प्रोनाउन है तो उसके पहले कोई नाउन प्रोनाउन नहीं होना चाहिए, नहीं है। कैन मॉडल वर्ब होती है और वेयर उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कैन मॉडल वर्ब है तो वेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं। तो अब ये सही है, एकदम सही है, सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, क्योंकि वट किसी भी एंटीसीडेंट को रिलेट नहीं करता। और अब इस सेंटेंस को तोड़ेंगे तो इसका मीनिंग क्या बन जाएगा, वट का मतलब होता है द थिंग विच। तो क्या बना सेंटेंस, यू कैन वेयर द थिंग विच यू वॉन्ट, वह चीज तुम पहन सकते हो जो तुम्हें चाहिए। यू कैन वेयर द थिंग विच यू वॉन्ट, जिसमें विच एक रिलेटिव प्रोनाउन हो गया जो कि रिलेट कर रहा है द थिंग को, बस सिंपल सी बात है। यू कैन टेक द बुक वट यू लाइक, वट रिलेटिव प्रोनाउन है, एंड में फुल स्टॉप है, उससे पहले नाउन प्रोनाउन आना ही नहीं चाहिए, आ गया, क्योंकि आ गया तो फिर रिलेट कर दिया कि तुम ले सकते हो वो बुक जो तुम्हें चाहिए, जो क्या किताब ही तो है, तो वट गलत हो गया। तो बुक नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग के लिए आप लोग विच यूज कर सकते हैं, नीचे विच ठीक लिखा हुआ है, वट गलत हो गया तो विच एकदम ठीक लिखा हुआ है। एक सेकेंड जी, चल, यू कैन टेक द बुक विच यू लाइक, ये ठीक हो गया। अगर आप इस वाले को देखेंगे, यू कैन टेक वट यू लाइक, यू कैन टेक वट यू लाइक, क्या ये ठीक है, एकदम ठीक है, क्योंकि बेटा ये रिलेटिव प्रोनाउन है, अब इसके पहले कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है, ये वर्ब है, तो फिर वट का क्या मीनिंग है, द थिंग विच, तो सेंटेंस क्या बन गया, यू कैन टेक द थिंग विच यू लाइक। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है, किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं है। सिमिलर सिचुएशन यहां बन रही है, वट के पहले द लाइज आया हुआ है जो कि नाउन आ गया, तो मतलब वट गलत है, लाइज नॉन लिविंग है तो उसके लिए विच आएगा। बट अगर ऐसा होता, ध्यान से देखो, इट इज बेटर टू मीट हिम विदाउट एनी प्री कंसीव नोशन। प्री कंसीव का मतलब पहले से दिमाग में बनाए गए जो विचार होते हैं, पहले से ही मन में बातें बना के उससे ना मिले, नोशंस मतलब आइडियाज, क्योंकि जो वो कहता है इज गोइंग टू ब्लो योर माइंड, जो भी वो बोलेगा आपका दिमाग बिल्कुल उड़ जाएगा, मतलब उड़ जाएगा मतलब आप सरप्राइज हो जाओगे। तो वट के पहले कुछ भी नहीं है, ना नाउन है ना प्रोनाउन है, और एंड में फुल स्टॉप है, तो मतलब वट एकदम ठीक लिखा हुआ है, क्योंकि वट का मतलब द थिंग विच ही सेज इज गोइंग टू ब्लो योर माइंड। ये सिमिलर सेंटेंस आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अगले प्रोनाउन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रोनाउन हमारा है वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल को पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। रेसिप्रोकल शब्द क्या होता है पहले इसको हम लोग समझेंगे। तो ये जो रेसिप्रोकल है ये रेसिप्रोकेट से बना है। किससे बना है जी? रेसिप्रोकेट से। रेसिप्रोकेट का मतलब होता है आदान प्रदान करना, ठीक है। रेसिप्रोकल का मतलब आपने सुना होगा उल्टा भी होता है ना, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल होता है कि वो इन्वर्ट होता है, वो इन्वर्ट होता है। रेसिप्रोकेट मतलब आदान प्रदान ही होता है। आदान प्रदान का मतलब कि एक दूसरे के प्रति, ठीक है। पति तो नहीं बोला ना, प्रति, एक दूसरे के प्रति। इसके अंदर कौन से दो प्रोनाउन आते हैं रेसिप्रोकल, तो समझेंगे। एक आता है ईच अदर, एक आता है वन अनदर। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईच अदर जो है हम दो के लिए यूज करते हैं, और जो वन अनदर है वो दो से ज्यादा के लिए हम लोग यूज करते हैं। मतलब जब दो लोगों की बात करनी है और एक दूसरे का सेंस देना है तो हम यूज करेंगे ईच अदर, और जब दो से ज्यादा की बात करनी है और एक दूसरे का सेंस देना है तो हम यूज करेंगे वन अनदर। जैसे स्टूडेंट्स जो हैं मस्ट कोऑपरेट विद ईच अदर ऑन दिस प्रोजेक्ट बिकॉज दे आर गोइंग टू गेट स्कोर्ड बेस्ड ऑन देयर टीम्स परफॉर्मेंस। तो स्टूडेंट को कोऑपरेट करना एक दूसरे के साथ। यहाँ दो की बात तो हो नहीं रही है, वरना या तो बोथ कहता या फिर टू कहता। स्टूडेंट्स बोला है तो मतलब दो से ज्यादा ही है, दो से ज्यादा है तो ईच अदर नहीं आएगा, वन अनदर आना चाहिए। वन अनदर आना चाहिए। द स्टूडेंट्स मस्ट कोऑपरेट विद वन अनदर ऑन दिस प्रोजेक्ट। फिर मैंने एक सेंटेंस और बोला, राहुल एंड साहिल आर मीटिंग वन अनदर एट द कैफे। एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो दो की बात हो रही है तो दो के लिए आप लोग क्या यूज करेंगे? ईच अदर का यूज करेंगे। बड़ा सिंपल सा ये पॉइंट है। क्लियर है जी, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे मैं आपको एक राज की बात बताना चाहता हूँ अगले पॉइंट पे आगे बढ़ने से पहले, कि मॉडर्न इंग्लिश के अंदर हम दो से ज़्यादा के लिए ईच अदर का भी यूज़ करते हैं।
तो पूरे पूरे चांसेस हैं कि इस पॉइंट से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं आएगा, बट स्टिल बेसिक मीनिंग आपको पता होने चाहिए थे, क्योंकि अभी जो प्रोनाउन हम लोग पढ़ने वाले हैं, जितने भी अभी बचे हुए हैं, कोई भी लेंथी प्रोनाउन नहीं है, लेंथी वाले हमने पढ़ लिए हैं, अब छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी बेसिक नॉलेज या जनरल सेंस आपको होनी चाहिए कि इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए क्वेश्चन जो बनेगा मैं बताता चलूंगा, ठीक है जी। नेक्स्ट प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड को समझेंगे पहले, ये बना है डेमोन्स्ट्रेट से। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है प्रदर्शन करना, किसी चीज को शो करना, मैनिफेस्ट करना। तो ये पॉइंट आउट करने वाले प्रोनाउंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। इनकी बारीकियां समझेंगे। दिस जो है, दिस और दीज ये पास के लिए यूज होते हैं, दैट और दोज ये दूर के लिए यूज होते हैं। पास में कोई चीज सिंगुलर है तो हम लोग यूज करेंगे दिस, पास में कोई चीज प्लूरल है तो हम लोग यूज करेंगे दीज। दूर कोई चीज सिंगुलर है तो यूज करेंगे दैट, दूर कोई चीज प्लूरल तो हम यूज करेंगे दोज। यहां तक कहानी क्लियर? मैंने कहा ये वाला पेन पास में है और सिंगुलर है, पास में है और सिंगुलर है तो दिस। मैंने कहा वो वाला पेन वो टेबल पर पड़ा है, दूर है और सिंगुलर है तो दैट पेन। समझ में आया? हालांकि दिस पेन और दैट पेन जो है एक्चुअल में डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन है ना, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। आगे चल के एडजेक्टिव की क्लास में हम लोग ये बात जानेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन है दिस, दैट, दीज, दोज, ये एडजेक्टिव में भी यूज होते हैं, तो इसलिए बच्चे अक्सर उसको कंफ्यूज कर लेते हैं। तो आप कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा, जब वो आएगा तो वहां पे आपको और क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा। तो पास कोई चीज सिंगुलर है तो दिस, दूर कोई चीज सिंगुलर है तो दैट। पास कोई चीज प्लूरल है तो दीज, दूर कोई चीज प्लूरल है तो दोज। जैसे दिस इज माई डॉग, ये मेरा डॉग है, ठीक है, ये मेरा डॉग है, दिस इज माई डॉग, और दैट इज योर डॉग, वो तुम्हारा डॉग है। पास में है सिंगुलर है, दूर है सिंगुलर है, दिस, दैट। दीज आर माई शूज, ये मेरे शूज है। दोज आर माई शूज, वो वाले मेरे शूज हैं। तो पास कोई चीज प्लूरल है तो दीज, दूर कोई चीज प्लूरल है तो दोज। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये यहाँ पे प्रोनाउन की तरह वर्क कर रहे हैं, एडजेक्टिव नहीं। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे, इज आपकी वर्ब है, वर्ब को चाहिए होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट बनने का काम या तो नाउन या तो प्रोनाउन करते हैं, तो यहाँ पे ये प्रोनाउन है। सिमिलरली इस वर्ब का सब्जेक्ट भी यही है, सिंगुलर था तो सिंगुलर आया, प्लूरल है तो आपका प्लूरल सब्जेक्ट यहाँ पे बन के ये आया हुआ है। मैंने कहा ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। ऑफ कोर्स अगर एडजेक्टिव है तो नाउन को क्वालिफाई करेंगे। तो जब हम बोलते हैं ना कि दिस डॉग, दैट डॉग, आपने सुना होगा, ऐसा भी लिखा होगा, दिस डॉग इज माइन, दैट डॉग इज माइन, ऐसा हम लोग बोलते हैं। इस केस में ये दिस डॉग और दैट डॉग जो है, दिस और दैट, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। नाउन को अगर मॉडिफाई करेंगे तो ये एडजेक्टिव होते हैं, बट अगर वर्ब का सब्जेक्ट बन के आए हैं तो ये प्रोनाउन की जगह पे आए हैं, तो यहाँ पे ये प्रोनाउन है। इधर ये प्रोनाउन है, इधर ये एडजेक्टिव है, दोनों में डिफरेंस है। एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा दीज क्लासेस आर वेरी हेल्पफुल। दीज क्लासेस, कौन सी क्लासेस? दीज क्लासेस। क्लासेस को जो मॉडिफाई करे, नाउन को मॉडिफाई करे तो एडजेक्टिव है, बट मैंने कहा दीज आर वेरी हेल्पफुल। अब क्या दीज बताया नहीं ना, तो वो आर का सब्जेक्ट बन के आया हुआ है। सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं, उस केस में दीज जो है वो प्रोनाउन हो गया। तो दोनों में डिफरेंस आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट प्रोनाउन पे आते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। साफ साफ पता लग रहा है, जो इंटेरोगेट करने का काम करे, जो क्वेश्चन पूछने का काम करें, तो ये सारे आपके हु, हुम, हुज, विच और व्हाट, ये जनरली 5 जो वर्ड्स हैं ये आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब ऑफ कोर्स अगर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है तो अच्छा याद है आपको ये रिलेटिव भी होते थे, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? क्योंकि क्वेश्चन बन जाते हैं बहुत बार कि बताओ ये वाला वर्ड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो अब आपको पता है कि हु जो है वो रिलेटिव भी होता है, हु हमने देखा यहाँ इंटेरोगेटिव भी है, तो डिफरेंस मैंने बता दिया था। अगर फुल स्टॉप लगा हुआ है तो ये रिलेटिव है, अगर क्वेश्चन मार्क लगा पड़ा है तो ये इंटेरोगेटिव है। अब एक राज की बात बताऊं, इनमें से कुछ वर्ड्स इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं। अभी एडजेक्टिव चैप्टर जब आगे चल के आप पढ़ेंगे ना, तो आपको मैं यही सारे वाले पॉइंट्स एडजेक्टिव के साथ भी कंपेयर करके पढ़ाऊंगा, ताकि आपकी क्लैरिटी हो जाए। अभी आप जानेंगे यहाँ पे ये प्रोनाउन कैसे हैं। जैसे पिछले वाले में जाना ना, वर्ब का सब्जेक्ट बन के आया है तो प्रोनाउन है, और फिर हमने देखा कि नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव है। तो ऐसे ही आप पहले यहाँ पे सीखोगे ये प्रोनाउन कैसे है। सबसे पहली बात, हु इज क्राइंग हियर। इज क्राइंग आपकी वर्ब है, वर्ब को चाहिए होता है सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट की पोजीशन पे आया हुआ है। सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है तो ऑफ कोर्स ये प्रोनाउन है, और क्वेश्चन मार्क लगा पड़ा है तो कौन सा है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, बात ही खत्म। whom have you invited, जिसमें you सब्जेक्ट है, have invited उसकी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब मिला के एक की वर्ब बनती है। किसको इनवाइट किया? whom को,
whom है, किसको इनवाइट किया, तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट बन के आया हुआ है। हैव इनवाइटेड वर्ब का ऑब्जेक्ट बन के आया हुआ है, क्योंकि सब्जेक्ट तो यू है, वर्ब हैव इनवाइटेड है, तो ये ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं, तो ये प्रोनाउन की पोजीशन पे है। एंड में इंटेरोगेशन है, तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। हुज आर दीज बुक्स, आर वर्ब है, वर्ब का सब्जेक्ट हुज बन के आया हुआ है, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं, तो ये प्रोनाउन है। सिमिलरली यहाँ पे भी सब्जेक्ट बना हुआ है और यहाँ पे भी सब्जेक्ट बना हुआ है। तो अगर इंटेरोगेटिव वाले वर्ड सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे हैं, तो बेसिकली वो प्रोनाउन नहीं होंगे, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम या तो नाउन करता है या तो प्रोनाउन करता है। कॉमन सेंस है ये, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम या तो नाउन करता है या प्रोनाउन करता है। तो अगर इंटेरोगेटिव वर्ड सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे है, जैसे यहाँ सब्जेक्ट है और यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो ऐसे केसेस में ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। क्लियर है जी, कोई दिक्कत? नेक्स्ट प्रोनाउन आता है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ये एक ही वर्ड होता है बट, और कोई भी शब्द एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन नहीं होता। मुझे ना इसका लॉजिक समझ में नहीं आया कि ये सेंटेंस में इसको बोल तो दिया कि एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है, बट मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि यहाँ पे ये प्रोनाउन कैसे है। मैंने कई जगह इसको सर्च करने की कोशिश करी, काफ़ी सारी बुक्स को मैंने रेफर किया, ऑनलाइन भी देखा, बट लोग समझा तो रहे हैं, बट मुझे क्लैरिटी नहीं मिली उसके अंदर। और हर जगह से मैंने समझने की कोशिश की, बट मैं नहीं इसका ढूंढ पाया लॉजिक। तो बस अभी आपको फिलहाल के लिए याद करना पड़ेगा, किसी दिन मुझे लॉजिक मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा भाई, कि वट एक, आपको बस याद करना है, वट एक एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। जब भी हमें सरप्राइज की बात करनी होती है तो हम लोग वट का यूज करते हैं। वट, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि इस इंसान की डेथ होगी, जैसे मान लो, और आप उसको काफ़ी टाइम से जानते थे और आपने कल ही रात उससे बात की है या आधे घंटे पहले बात की है, अब आपको आधे घंटे बाद पता चलता है कि उस इंसान की डेथ होगी, एक्स पर्सन की। तो आपने कहा क्या, उसकी डेथ होगी, बोलते हैं ना सर क्या, ऐसे एक्सप्रेशन जो हम लोग देते हैं। तो व्हाट है ना, व्हाट, ही हैज डाइड या ही डाइड, जो भी आपने बोलना है। What, you haven't attended the class. What, I do not believe what she says. What, क्या, जब क्या का सरप्राइज का जब एलिमेंट देना हो तो what जो होता है वो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन की तरह काम करता है, इकलौता वर्ड है। अब यहाँ पे एक मजे की बात ये कि what एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव भी होता है, तो हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन वर्सेज एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, तो ये तो बहुत आसान है। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव ऐसे है जैसे एक सेंटेंस है, what a strange incident। अगर आप ध्यान से देखेंगे, स्ट्रेंज वर्ड भी इंसिडेंट को बोला जा रहा है और वट भी इंसिडेंट को ही बोला जा रहा है कि क्या अजीब सी घटना है, क्या अजीब सी घटना है। तो घटना मतलब नाउन को जो मॉडिफाई करे एक तरीके से एडजेक्टिव है, और सरप्राइजिंग एलिमेंट दे रहा है, इमोशंस, स्ट्रॉन्ग इमोशंस एक्सप्रेस हो रहे हैं, है ना। तो वट यहाँ पे अब एडजेक्टिव है क्योंकि नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। तो ये इसमें और इसमें डिफरेंस है। जब वट इसका सेंस दे, क्या मतलब ये क्या हो गया, क्या, ये वाला सेंस दे बस इकलौता, तब वट आप देख रहे हैं और उसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क है, फिर नया क्लोज शुरू हो जा रहा है, नया क्लोज शुरू हो जा रहा है। बट इन केसेस में देखेंगे वट अ क्यूट बेबी, बेबी को वट करके मॉडिफाई कर रहा है। वट अ बैंड ऑफ ग्रेट म्यूजिशियंस, बैंड को मॉडिफाई कर रहा है, बोर्ड को वट मॉडिफाई कर रहा है। तो जब मॉडिफिकेशन का काम करे वो एडजेक्टिव है, एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क है तो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। बट अगर सेंटेंस के शुरू में आया है और अपने साथ एक क्लोज लेके आया है तो यहाँ पे ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। अब यहाँ पे ये वर्ड प्रोनाउन की तरह एक्ट कैसे कर रहा है, उसी बात को मैं कह रहा था कि उसका लॉजिक मुझे नहीं मिला, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। बट इनमें आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। बट अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं एक चीज के अंदर, क्योंकि आपने देखा कि वट रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, फिर हमने देखा वट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी है, फिर हमने देखा वट एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन भी है। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे क्या कि वट इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी है। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, या पढ़ाया मैंने अभी, वट एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव भी होता है। तो ये कंफ्यूजन है ना, तो वट शब्द को लेके बड़ी समस्या है। तो अभी हम प्रोनाउन से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, आगे जब एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा तो एडजेक्टिव से रिलेटेड बात तो करूंगा ही करूंगा, एट द सेम टाइम प्रोनाउन के रेफरेंस भी वहां लेंगे, दोनों को कंपेयर करके समझेंगे अच्छे से, निश्चिंत रहिए। चलिए यहाँ पे बता दीजिए कौन कौन सा वट कौन कौन सा है। वट ही सेज इज नॉट ट्रू, तो यहाँ पे वट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका मतलब द थिंग विच है, अगर आपको ध्यान हो तो, और इसके एंड में फुल स्टॉप है, क्योंकि इंटेरोगेटिव ये हो नहीं सकता, क्वेश्चन मार्क नहीं है, एक्सक्लेमेटरी ये हो नहीं सकता, एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है, तो बचा क्या, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है जी, वट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, द थिंग विच ही सेज इज नॉट ट्रू।
व्हाट आर योर प्रॉब्लम्स, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क है तो इतना तो पता लग गया आपको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, और आर वर्ब का सब्जेक्ट भी बन के आया हुआ है, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, तो प्रोनाउन है प्लस इंटेरोगेशन है तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट राहुल हैज गॉन मैड, तो आपको पता है साफ साफ ये आपका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है और ये वाला इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। अगर मैं फ्लो में एक आधा शब्द ऊपर नीचे बोल दूं ना तो भाई माफ कर देना, क्योंकि एक तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड से हैं ये, है ना, तो नहीं ध्यान रहता कभी कभी, ठीक है, बट मैं पूरा कॉन्शियस हूँ। आई हैव टोल्ड यू व्हाट आई नो, तो व्हाट एंड में फुल स्टॉप है तो ऑफ कोर्स रिलेटिव है, क्योंकि एक्सक्लेमेशन नहीं है और इंटेरोगेशन नहीं है, ये तो आप तुरंत पहचान लेंगे। व्हाट जो सरप्राइजिंग एलिमेंट दे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। व्हाट हैज ही बॉट टुडे, अच्छा ये तो पता लग रहा है कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, बट मुझे बताएंगे ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, तो ध्यान रखिएगा इधर ये ऑब्जेक्टिव केस है। कैसे, क्योंकि ही सब्जेक्ट है और हैज बॉट उसकी वर्ब है, बॉट व्हाट उसी की बात हो रही है, तो ये ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है तो ऑफ कोर्स व्हाट प्रोनाउन है, नाउन तो होता नहीं है तो प्रोनाउन है, एंड में इंटेरोगेशन मार्क है तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट काम चैप्टर खत्म होते ही जाते ही जो प्रैक्टिस कोर्स है, जिसमें मैंने हर चैप्टर के इंडिविजुअल क्वेश्चंस करवाए हैं, मिक्स करे हैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस, जो टॉपिक्स पढ़ाए हैं मैंने वो तो क्वेश्चन उनके तो ऐड किए ही किए हैं, प्लस मिसलेनियस क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं जिनके चांसेस हैं आने के, या जो इन्हीं कॉन्सेप्ट से बने हैं और जो कि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, डिलेमा में डाल सकते हैं, ताकि आपकी जो तैयारी है वो और बेहतर स्तर पर पहुंच सके। तो जैसे जो भी चैप्टर कंप्लीट होता है ना, जैसे टेंस कंप्लीट हुआ क्वेश्चंस लगाओ, प्रोनाउन हुआ क्वेश्चंस लगाओ, नाउन हुआ क्वेश्चंस लगाओ, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे उतनी बढ़िया आपकी तैयारी होगी, उतना बढ़िया आपका हाथ मजबूत होगा ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। ठीक है जी, प्रैक्टिस इज द की, ध्यान रखिएगा। तो चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।